नमस्कार। रागांगों की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए राग को लेकर, राग रागेश्वरी। इस राग को रागेश्वरी या रागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मधुर राग है और जैसा कि हम रागांग श्रृंखला में बागेश्वरी अंग के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो बागेश्वरी अंग का ही ये एक राग है, राग रागेश्वरी। ये राग खमाज थाट के अंतर्गत माना गया है और इस राग की जाति है औडव षाडव, यानी आरोह में 5 स्वर प्रयोग होते हैं और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होते हैं। पंचम स्वर जो है इस राग में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, यानी पूर्ण तरह से वो वर्जित स्वर है। इसके अतिरिक्त आरोह में जब हम आरोह करते हैं तो ऋषभ का प्रयोग आरोह में नहीं होता और अवरोह में ऋषभ का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से आरोह में ऋषभ और पंचम को हम वर्ज करते हैं, तो जाति बनी औडव, और अवरोह में मात्र पंचम को वर्ज किया जाता है, जाति बनती है षाडव। इस प्रकार से इस राग की जाति हुई औडव षाडव। मध्यम इस राग का वादी स्वर माना गया है और षड्ज इस राग का संवादी स्वर माना गया है। मध्यम स्वर वादी है और पंचम का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, तो तानपुरे की 4 तारों में से पहली तार जो है उसको हम मध्यम में मिलाएंगे, तभी म सा का वो संवाद बनेगा। और मध्यम क्योंकि वादी है, मध्यम पर विश्रांति बहुत खूबसूरत लगती है। ये राग जो है ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। इस राग के न्यास के स्वर मध्यम, गांधार और षड्ज हैं। एक और विशेष बात इस राग की है कि इस राग में अधिकतर गायक या वादक निषाद को कोमल ही रखते हैं। और जो दूसरी बात है वो है कि गांधार इस राग में शुद्ध होता है, जो उसको राग बागेश्वरी या वागेश्वरी से अलग करता है। तो गांधार का शुद्ध करना अपने आप में राग बदल देता है। निषाद के मामले में जब हम बात करते हैं तो निषाद जो है इस राग में अधिकतर मत के अनुसार कोमल निषाद का प्रयोग होता है, लेकिन खमाज थाट के अंतर्गत खमाज अंग को अधिक दिखाते हुए कुछ मत के अनुसार कुछ विद्वान आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग या ऐसे में गांधार को वादी मान लिया जाता है और गांधार वादी होते हुए भी मध्यम जो है वो उस पर अधिक हावी रहता है, यानी गांधार आते भी मध्यम को अधिक उस पे उसका बाहुल्य जो है वो दिखाई पड़ता है, जो राग को अपने आप में अलग करता है। धैवत और गांधार की जो संगति है वो इस राग में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। अब पहले हम इसके आरोह अवरोह और पकड़ को गाते हैं, उसके बाद हम इस राग को कैसे, इस राग में बागेश्वरी अंग कहाँ पर होता है इसका भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि गांधार इस राग में शुद्ध प्रयोग होता है, जो अपने आप में एक इतना महत्वपूर्ण या मेन बात हम कहें, मुख्य बात जो इस राग की है, जो इसको बागेश्वरी अंग का राग तो है लेकिन बागेश्वरी से इसको अलग करता है। राग बागेश्वरी या राग बागेश्वरी जिसने भी उसको सीखा है उसके लिए कहीं ना कहीं राग रागेश्वरी का बेस जो है कहीं ना कहीं बनता चला जाता है, या हम कहें कि रागेश्वरी गाना उसके लिए काफी कुछ सहज हो जाता है। हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा है उसमें ये जो राग पद्धति है, क्योंकि राग पद्धति पर ही ये आधारित है, राग पद्धति में इस प्रकार से बहुत से इस प्रकार के प्रयोग किए गए
जिसमें एक राग में कुछ बदलाव करके, स्वरों में बदलाव करके या न्यास स्वरों में बदलाव करके या कोई विशिष्ट स्वर संगति को उसका समावेश उसमें करके या विशिष्ट स्वर संगति को बार बार दर्शा के जो है रागों में अंतर को दर्शाया गया और नए राग बने हैं। तो प्रयोग जो है वो हर युग में हुए हैं और प्रयोग की जननी जो है वो कौन है? वो है कि उसमें एक जिज्ञासा, जिसे मैं कहूँ, जिज्ञासा और कुछ नया नव निर्माण करने की जो एक इच्छा होती है, उसी का परिणाम होता है कि कुछ नई चीजें सामने आती हैं। तो राग रागेश्वरी भी इसी का परिणाम है कि राग बागेश्वरी को जो लोग जानते हैं गाना बजाना, वो उसमें थोड़ा परिवर्तन करके जो है राग रागेश्वरी को बहुत खूबसूरत तरीके से गा बजा सकते हैं। हम आरोह अवरोह और पकड़ के बाद इस राग के में कौन सा वो मुख्य अंग जो है, जो बागेश्वरी अंग जो वो कहाँ पर है, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। मध्यम और षड्ज का संवाद जो है इस राग में बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। सा सा गा मा धा सा नि द म ग रे सा। कुछ विद्वान इसमें गंधार और मध्यम यानी गांधार को वक्र रूप से इस प्रकार भी गाते हैं। सा नि द म सा नि सा ग म ध नि सा नि द म ग म रे सा या सा नि द म ग रे सा। तो इस प्रकार से जो है इस राग का आरोह अवरोह होता है। अब इसकी पकड़ यानी इसको कैसे पहचाना जाता है? ग म द नि द म ग रे सा। तो हमने शुद्ध गांधार का जहाँ प्रयोग किया वो राग अलग हो गया। ग म द नि सा नि द म ग, ग म द नि द म ग म ग रे सा या ग म द नि द म ग म रे सा। इस प्रकार कहने से राग बहुत खूबसूरत जो है वो सुनाई पड़ता है। अब मैं यहाँ पर आपको मैंने आरोह अवरोह या इसकी पहचान या पकड़ बताई। बागेश्वरी अंग कहाँ पर है? मदनी सा, ये जो फ्रेज है ये बागेश्वरी अंग को बताता है। मदनी सा नि द म ध ग। अब यहाँ पर जैसे हमने शुद्ध गांधार लिया राग बदल गया। मदनी सा नि द म सा नि द म
गा म ग रे सा रे सा नि दा द नि सा गा म। तो राग को जब हम गाते हैं तो राग में जब हमें ये बेसिक चीजें पता चल गई, आरोह अवरोह क्या है, पकड़ क्या है, न्यास के स्वर कौन से, यानी किन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, तो इसमें मध्यम है, षड्ज है या गांधार है, तो आप इन स्वरों इनको जानते हुए जब आप आलाप करते हैं तो स्वाभाविक है आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये जो स्वर है इस पर हमने ज़्यादा नहीं रुकना, क्योंकि यदि हम रुक गए तो शायद हो सकता है राग का जो एक स्वरूप है वो बिगड़ जाए, या राग हो सकता है दूसरे राग की छाया उसमें नजर आने लगे, दूसरे राग की झलक जो है उसमें हमें दिखाई देने लगे। तो ये जब हम अभ्यास करते हैं तो उस समय ये प्रॉब्लम्स कहें या हम कहें करते करते कहीं ना कहीं हम अटकेंगे ज़रूर, तो उसको जब हम इस प्रकार से इसके शास्त्र को हमें पता होगा कि ये राग में ये नियम हैं, ये विशेषताएं हैं, तो हम उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपना रियाज करेंगे तो हमें, क्योंकि ये करने की विद्या है, जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उसको जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स कहाँ पर आप अटकते हैं वो नज़र आएगा, और फिर आप उसको सोचना शुरू करेंगे, फिर आप उस पर अभ्यास करेंगे तो आपको वो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। और जब आप अभ्यास करते हैं तो जाहिर सी बात है एकदम आप उसको ले भी सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, कभी कभी थोड़ा अटक भी सकते हैं, तो बार बार उसको सुनिए, बार बार उसको अभ्यास करिए, तो आप आराम से जो है आप उस राग को गा बजा सकते हैं। तो ये था इस राग का एक संक्षिप्त परिचय। इस राग के जो हम समय की बात मैंने जैसे बताया कि रात्रि का द्वितीय प्रहर है, और दो बातें मैंने विशेष तौर पे बताई कि एक मत के अनुसार इसमें निषाद जो है वो कोमल ही प्रयोग होता है, और एक मत के अनुसार निषाद जो है वो शुद्ध आरोह में और अवरोह में कोमल प्रयोग होता है। पंडित भातखंडे जी ने भी जो रागेश्वरी राग अपने क्रमिक पुस्तक मालिका में जिसका वर्णन किया, उन्होंने शुद्ध निषाद को और कोमल निषाद दोनों निषादों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के राग को समझते हुए ये अलग अलग मतों को भी जानना बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं इस राग के स्वरों की बात करते हैं। तो पहले हम षड्ज की बात करते हैं। षड्ज का प्रयोग कैसे है? सा स्वर भरते हुए हम उसको गाते हैं। षड्ज संवादी भी है। ये सा द ने सा म द ने सा सा ग म, शुद्ध गंधार लगा दिया। सा ग म ग रे सा, तो विश्रांति आके षड्ज पे आती। म ग रे सा ने द ने सा द ने सा म द ने सा ग म रे सा। तो आप इस राग की जो मुख्य पहचान जिसपे हम शुद्ध गंधार का प्रयोग करते हैं, आप देखिए विश्रांति षड्ज पे, तो षड्ज जो है वो इसका संवादी भी है, तो स्वाभाविक है कि ये दूसरा महत्वपूर्ण स्वर है और इस पर विश्रांति बार बार की जाती है, आलाप जो है उस पर आके खत्म होते हैं। अगला स्वर आता है ऋषभ। ऋषभ जो है वो आरोह में पूर्ण रूप से वर्जित है और अवरोह में उसका अल्प प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? ने सा गा म रे सा रे सा नि दा म द ने सा गा म ग रे सा सा गा म गा म रे सा,
तो जब गा म रे सा इस प्रकार से प्रयोग होता है तो मध्यम के साथ ऋषभ का प्रयोग होता है, लेकिन ऋषभ पर विश्रांति बिल्कुल नहीं होती। ये एक अनुवादी स्वर है जिसका कि अवरोह में मात्र प्रयोग होता है। अगला स्वर है गांधार। गांधार इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्वर है क्योंकि गांधार इसका शुद्ध है और शुद्ध गांधार इसको राग बागेश्वरी से अलग करता है। सा गा म ग रे सा द नि सा गा ग म द नि सा गा म रे सा। इस प्रकार भी वक्र प्रयोग होता है और सीधे सा ग म ग रे सा नि द नि सा ग म द ग। तो धैवत और गांधार की भी बहुत खूबसूरत संगति यहाँ पर मिलती है। ध ग म ग रे सा नि द नि सा द नि सा ग म ग। अब यदि कुछ मतों के अनुसार गांधार जो है वो वादी लिया था तो वहां पर देखिए उसके बाद मध्यम एकदम से उसको ढक देता है। कैसे? सा गा गा म ग रे सा गा म ग रे सा नि द नि सा गा म ग रे सा। बहुत सुंदर और बहुत मधुर प्रतीत होता है ये राग। अगला स्वर आता है मध्यम। मध्यम जो है वो वादी स्वर है यानी राजा है राग का। मध्यम जो है उस पर बार बार विश्रांति की जाती है और तानपुरे को भी षड्ज और मध्यम में ही मिलाया जाता है। तो जब षड्ज और मध्यम का जो संवाद आता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। कैसे? सा गा म ग रे सा नि द म द नि सा गा म द ग ग म सा ग म नि द ग म सा नि द म नि द म ग म ग रे सा द नि सा ग ग म रे सा द नि द सा ग म। इस प्रकार मध्यम पर बार बार विश्रांति की जाती है। अब इसके बाद पंचम तो इसमें है ही नहीं, न आरोह में न अवरोह में। तो आगे चलते हैं। अगला स्वर आता है धैवत। धैवत जो है इसका अनुवादी स्वर है और धैवत पे बहुत ज्यादा न्यास नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी धैवत अपने आप में बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है। धैवत और गंधार की संगति में आरोह और अवरोह में बराबर इस स्वर का प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम बागेश्वरी अंग को लेते हैं तो उसमें आरोह में जिस प्रकार से जाता है मदनी सानी दा मदनी सानी दा, बागेश्वरी अंग को दर्शाने में धैवत का बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ा। तो सा गा म दा म, धैवत और मध्यम की संगति। ग म द नि द म ग म ग रे सा नि द द नि सा ग म ग म द नि द म ग म ग रे सा नि द ग म। बड़ा खूबसूरत लगता है जब मध्यम पर विश्रांति की जाती है। तो न्यास का स्वर है और सबसे अधिक प्रयोग होता है और मध्यम और षड्ज का संवाद बहुत खूबसूरत जान पड़ता है। मध्यम इसका वादी है, अधिकतर मतों के अनुसार मध्यम इसका वादी लिया जाता है। अगला स्वर आता है धैवत के बाद निषाद। सा ग म द नि द म नि द म सा नि द म।
यानी आरोह और अवरोह दोनों में इस स्वर का बखूबी प्रयोग किया जाता है। अनुवादी स्वर है, लेकिन वागेश्वरी अंग को दर्शाने में मदनी सा बहुत बड़ा रोल है इसका। सा नि दा म, तो अवरोह में भी धैवत पर आकर षड्ज और धैवत के बीच में निषाद एक ब्रिज का काम करता है। सा नि दा म ग म रे सा ध नि सा ग म ध नि सा नि दा म ग ग म ध नि दा म ग म रे सा नि सा। निषाद जो है अधिकतर कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ मतों के अनुसार जो खमाज अंग को ज़्यादा दर्शाते हैं उसमें दोनों निषादों का प्रयोग जो है वो किया गया। बहुत सी बंदिशों में हमें इस प्रकार का जो निषाद जो है, दोनों निषादों का प्रयोग हमें इसमें मिलता है। तो ये था कि स्वर में जो है कैसे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इसको जान लेते तो आलाप करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम पहले एक बंदिश आपको बताते हैं और उसके बाद फिर हम आप इसकी आलाप और पलटों पर हमारा इस आपको अगला वर्णन किया जाएगा। धनि सा ग म धनि दा म ग म रे सा दिन रे नमो कछु ना सुहावे दिन रे नमो कछु ना सुहावे दिन रे मोहे कछु ना सुहावे दिन। अब ये जो बंदिश का उदाहरण मैं बता रही हूँ, अगले व्याख्यान में इसको विस्तार से बताएंगे। तो उसमें देखिए किस प्रकार से धनि सा ग ग म ग रे सा दिन रे मोहे दिन रे नमो दिन रे नमो आगे इसका जो है इसको विस्तार से अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।